how India's boat music company is shattering big giant. बोट एक इंडियन इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड जो चार्जिंग केबल से लेकर पावर बैंक और वायरलेस ईयरबड से लेकर होम थिएटर तक सब कुछ बेचते हैं। इनके फाउंडर को आपने शार्क टैंक पर देखा होगा, जहां ये नए फाउंडर्स को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं और कभी कभार रोस्ट भी करते हैं। लेकिन क्या इनका ब्रांड खुद सही डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहा है? मैंने पिछले 2 वीडियोस में एनडीटीवी और गीक्स फॉर गीक्स वेबसाइट की कमियां बताई, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने हुक्म दिया मैसेजेस में कि एक ई कॉमर्स ब्रांड के बारे में भी बात करनी चाहिए। तो मुझे लगा कि बोट से अच्छा एग्जांपल नहीं हो सकता है, बिकॉज एक तो ये ऐसी इंडस्ट्री में है जहां पर प्रोडक्ट्स बहुत तेजी से सेल होते रहते हैं। ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स लाइक अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को यूज तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी खुद की वेबसाइट भी बहुत सही है। इनफैक्ट आई लाइक द लुक एंड फील ऑफ देयर वेबसाइट, बट इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। और इनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस भी काफी सही है, बिकॉज इनके फाउंडर खुद ही एक टीवी शो पर आ रहे हैं। तो क्यों ना बोट से ही हम सीखें ई कॉमर्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड इन इंडिया। मेरी बोट या फिर किसी भी ब्रांड को बेसिकली रोस्ट करने की कोई इच्छा नहीं होती है, मैं बस जो होता है वो खुल के बोल देता हूं। एनडीटीवी ने गलत किया, उसे बोल दिया, लिंक्डइन पर उन्हें टैग करके बोला है। गीक्स फॉर गीक्स ने गलत किया नहीं, उनसे गलती हुई, वो भी बोल दिया, टैग करके बोली है। बोट किसी कंट्रोवर्सी में अभी नहीं है, एक बिजनेस है जो अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। अच्छा लग रहा है, बोल। सो मेरी कोशिश होगी कि अगले 15 से 20 मिनट में आपको इनके डिजिटल मार्केटिंग के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बताऊं, ताकि आप भी इनसे सीखें और थोड़ा बहुत फन भी होगा। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फॉर amittiwari.net और आज के इस गोट वीडियो में हम बात कर रहे हैं बोट की और उनकी डिजिटल मार्केटिंग की। इस वीडियो में हम बोट के डिजिटल ब्रांड, सोशल मीडिया, एड्स, ऑर्गेनिक और वेबसाइट सभी को कवर करेंगे। एक एक करके एक एक सेक्शन आता रहेगा। अगर किसी ब्रांड की डिजिटल मार्केटिंग की बात चल रही है तो सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं वो होता है उसका डोमेन नेम। ओए, ऐसा ना बोल भाई। बोट का डोमेन नेम है boat-lifestyle.com। boat.com डोमेन पर एक बोट वाली वेबसाइट है, लेकिन हमारे वाले बोट के पास इतना पैसा है कि वो इस डोमेन को खरीद सकते हैं। हाँ, मैं दे दूंगा, टेंशन मत ले। अब मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं खरीद करके गिफ्ट कर सकूं, लेकिन एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि भाई प्लीज इसे अभी खरीद लो। आपका ब्रांड बड़ा होगा ही और फिर ये लोग इसी डोमेन का डबल ट्रिपल चार्ज करेंगे, जो आपके लिए ज्यादा पड़ेगा। तो अभी राइट नाउ इसे परचेज कर लेने से फायदा होगा। boat-lifestyle से boat.com पर जब भी आप माइग्रेट करेंगे, मैं माइग्रेशन करा दूंगा, गारंटी देता हूं 1-2% एसईओ वैल्यू भी कम नहीं होगी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सेकंड पॉइंट है विकिपीडिया पेज। बोट का अपना कोई विकिपीडिया पेज नहीं है, ये गलत बात है, बिकॉज बोट इतना बड़ा ब्रांड हो चुका है कि उसका अपना विकिपीडिया पेज हो। इनफैक्ट बोट के फाउंडर अमन गुप्ता का अपना विकिपीडिया पेज है, एंड पता नहीं क्यों मुझसे ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि इसे भी बोट की मार्केटिंग टीम ने नहीं बनाया होगा। अमन शार्क टैंक के जज हैं, सो मे बी सोनी टीवी ने बना दिया या मे बी किसी और ने बना दिया है। बोट टीम को तुरंत ही कंपनी का विकिपीडिया पेज बना लेना चाहिए। फाउंडर का ऑलरेडी एक पेज है, ये कंपनी वाला पेज भी तुरंत ही हाथों हाथ अप्रूव हो जाएगा। बोट की वेबसाइट सबसे पहले दिखी थी 2015 में, और तब इस कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस था सिंगापुर का। इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, एक कंपनी शुरू होती है कहीं पर भी शुरू हो सकती है, अभी राइट नाउ अपने इंडिया में ही है। 2017 में इस वेबसाइट के फुटर पर 2 अलग अलग कंपनीज को क्रेडिट किया गया था। एक कंपनी थी इंडिया की और दूसरी थी यूएसए की। यह वेबसाइट शुरू में बूटस्ट्रैप पर बनी थी, जो कि 3-4 साल बाद शॉपिफाई पर शिफ्ट हुई और अभी तक शॉपिफाई पर ही चल रही है। वैसे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर यह भी है कि 1 जून 2017 को एक बार बोट लाइफस्टाइल डोमेन जो है एक्सपायर हो गया था और अगले 3-4 दिनों तक वेबसाइट डाउन थी। ये आप नोट करके रख सकते हैं, आईएसओआईएस के एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए। बोट की वेबसाइट का मंथली ट्रैफिक 8 मिलियन है, जिसका 94% आता है मोबाइल से और बाकी डेस्कटॉप से आता है। इट्स अ हेल्दी रेशियो। आजकल 93, 94, 95% ट्रैफिक मोबाइल से आना एवरेज है। इस 8 मिलियन का 53% ट्रैफिक ऑर्गेनिक सर्च से आता है, 27% आता है डायरेक्ट ट्रैफिक, 12% पेड ट्रैफिक है और सोशल मीडिया वाला जो ट्रैफिक है वो है 3.7% और बाकी बचा हुआ 2.7% आता है रेफरल से, और भी थोड़ा बहुत कुछ परसेंटेज बचा है। आपको लगा होगा ना कि भाई बोट वाले तो सोशल मीडिया में ही रहते हैं। हर इंडस्ट्री में एक ही गुंडा हो सकता है, वहां का गुंडे हम हैं। लगातार मीमें, रीलें चलती रहती हैं, तो सोशल मीडिया वाला ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा, भर के आता होगा, लेकिन कितना आ रहा है? 3.7%। आई एम नॉट सेइंग कि ये 3.7% इग्नोर कर देना चाहिए, बहुत काम का है और इसके जो यूज है वो भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा मैं, लेकिन इसके चक्कर में ऑर्गेनिक को छोड़ देना गलत हो जाएगा।
जस्ट इमेजिन कि सोशल मीडिया का 2/3 रेफरल वेबसाइट से आ जाता है। इन रेफरल वेबसाइट्स में जो टॉप की 2 वेबसाइट्स हैं वो है grabon.in और couponsguru.com। कहीं आपका भी कोई ब्रांड हो जिसे आप ई-कॉम के जरिए प्रमोट कर रहे हो और इन 2 वेबसाइट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो कितना नुकसान कर रहे हैं, जाकर साइन अप करिए। इनफैक्ट बोट का सारा रेफरल ट्रैफिक कूपन वेबसाइट से आता है, प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट से आता है और प्रोग्रामिंग रिलेटेड वेबसाइट से आता है। एक खास टिप, जब हम स्मॉल वेबसाइट्स का ऑडिट करते हैं तो इनबाउंड लिंक्स की तरफ देखते हैं, लेकिन बड़े ब्रांड्स के केस में हम आउटबाउंड लिंक्स को भी देखते हैं। और बोट की जो आउटबाउंड लिंक्स जा रही हैं टॉप, वो जा रही हैं यूट्यूब, व्हाट्सएप और ब्लू डार्ट को। आउटबाउंड वर्ड थोड़ा सा टफ होता है मेरे लिए बोलना। YouTube के बहुत सारे वीडियोस एम्बेड होंगे बोट वेबसाइट पर, तो इसीलिए YouTube को बहुत ज्यादा ट्रैफिक आउटबाउंड मिल रहा है। WhatsApp लिंक इसलिए हो रही है बिकॉज वेबसाइट पर एक WhatsApp का बटन पड़ा हुआ है, हर एक पेज पर है, तो उस पर क्लिक हो गई, ट्रैफिक जाएगा ही। और ब्लू डार्ट इनके डिलीवरी पार्टनर है, सो डिलीवरी ऑर्डर स्टेटस वगैरह वगैरह की जब भी कोई चेक करता होगा तो वो लिंक्स ब्लू डार्ट पर ले जाते हैं। सो इट्स प्रीटी कॉमन, प्रीटी ओके, कोई भी कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी अनमैनेज नहीं है, सब कुछ सही है। रेफरल के बाद नंबर आता है सोशल मीडिया ट्रैफिक का। बोट को सबसे ज्यादा ट्रैफिक जिस सोशल मीडिया चैनल से मिलता है वो है यूट्यूब, नॉट इंस्टाग्राम, यूट्यूब है। बोट के सोशल मीडिया ट्रैफिक का 47% अकेले यूट्यूब से आता है। सेकंड नंबर पर कौन सा चैनल है? अगर आपका जवाब है इंस्टाग्राम तो फिर से गलत है, इट इज फेसबुक। फेसबुक बोट के सोशल मीडिया ट्रैफिक का 24% जनरेट करता है और इंस्टाग्राम 11% के साथ थर्ड पोजीशन पर है। इनफैक्ट 4th और 5th नंबर वाले व्हाट्सएप और ट्विटर को अगर मिला दें तो इंस्टाग्राम का ट्रैफिक बन जाता है। नाउ जस्ट इमेजिन कि इतनी सारी रीलें, इतना सारा कंटेंट होता है शार्क टैंक से, लेकिन ट्रैफिक नहीं मिलता है। या मे बी बोट की मार्केटिंग टीम जो है वो अभी इस ट्रैफिक को कैप्चर करने की तरफ फोकस नहीं कर रही। अगर वो फोकस नहीं कर रहे हैं तो फिर गलत है, और अगर फोकस कर रहे हैं फिर भी नहीं आ रहा है ट्रैफिक तो भी गलत है। सामने ट्रैफिक अगर आप नहीं ले रहे हो तो भाई गलती किसकी होगी? आपकी होगी। खैर, सोशल मीडिया के बाद आते हैं एड्स पर, और बोट एड्स पर करीब 70 लाख पर मंथ खर्चा कर रहा है। मैं इनकी अकाउंटिंग टीम में नहीं हूं, मैंने इनके अकाउंट्स वगैरह झांक कर नहीं देखे, ये मेरा आइडिया है एड वॉल्यूम वगैरह को देखकर। तो इस 70 लाख के खर्चे का जो 45% खर्च किया जाता है वो जाता है गूगल एड्स पर, 40% एड बजट खर्च होता है एफिलिएट्स, इन्फ्लुएंसर्स वगैरह पर, और जो इनके लिंक्स को प्रमोट करते हैं उनके ऊपर करीब 40% 70 लाख का जा रहा है, और 7% खर्च किया जाता है तबोला पर। ये तबोला जो न्यूज साइट में और ब्लॉग्स वगैरह में नीचे इस तरह का अजीब सा ऐड दिखाई देते हैं, ये सब तबोला वाली फीड होती है। लेकिन ये गलती नहीं है, तबोला के एड्स अच्छा आरओआई जनरेट करते हैं। जहां पर बाकी सारे एड प्लेटफॉर्म परफॉर्म नहीं कर पाते हैं या उनकी रीच नहीं होती है, मे बी एड ब्लॉकर वगैरह उसके एड को हटा देते हैं, वहां पर तबोला रेवेन्यू निकाल ले जाता है। तो इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी। बोट्स के एड कैंपेन्स में जो टॉप सर्च टर्म्स हैं वो हैं ब्लूटूथ ईयरफोन्स, बेस्ट ब्लूटूथ ईयरफोन्स और एयरडोप्स। सारे पर्सनल वेरिएबल ऑडियो डिवाइसेस वाले कीवर्ड हैं। इससे आपको पता चल जाता है कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा सेल कहां से निकालना चाहती है। ये तीनों वर्ड याद रखने लायक हैं बिकॉज अब हम आ रहे हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक की तरह, जिसमें सबसे ज्यादा ट्रैफिक बोट्स को मिलता है इन कीवर्ड से: ईयरबड्स, स्मार्ट वॉच और वायर्ड ईयरफोन्स। सो ऑर्गेनिक कंटेंट ईयरबड्स के अलावा और भी प्रोडक्ट्स को टारगेट कर रहा है, लेकिन पेड एफर्ट सिर्फ ईयरबड्स पर है। और ठीक भी है, मतलब क्लियर स्ट्रैटेजी है इसमें। ये सेगमेंट जो है वो भी काफी हॉट है, ये TWS वाला, वायर्ड ईयरफोन्स, वायरलेस ईयरफोन्स, दिस इज वेरी हॉट। यहां पर अगर फोकस कर रहे हैं अच्छी बात है। बोट का 87% ट्रैफिक ब्रांडेड है। दैट इज वेयर बोट और अमन गुप्ता की ब्रांडिंग काम आ जाती है। सोशल मीडिया से डायरेक्टली ट्रैफिक नहीं आ रहा है, लेकिन ब्रांडिंग की वजह से ब्रांडेड ट्रैफिक आ रहा है। इमेजिन 4.37 मिलियन पर मंथ का ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, जिसका 87% ब्रांडेड है और 13% नॉन ब्रांडेड है। नाउ ये परसेंटेज ये भी बता देता है कि अभी काफी कुछ ऑर्गेनिक सेक्टर में किया जा सकता है। काफी सारी कमियां हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक को खींचने में, बिकॉज कंपनी के पास अथॉरिटी है, ब्रांड है, प्रोडक्ट की रेंज है, लेकिन नॉन ब्रांडेड ट्रैफिक का परसेंटेज बहुत कम है। बट ये इकलौती खराब चीज नहीं है, इससे भी ज्यादा डरावनी चीज ये है कि ट्रैफिक का जो ट्रेंड है वो गड़बड़ है। बोट्स का ट्रैफिक लास्ट ईयर कंपैरिजन में 20% डाउन है। बोट के एसईओज ईयरबड्स को हटाकर काम पर फोकस करना चाहिए आपको। कंटेंट वाले
पार्ट पर अभी आते हैं, लेकिन जब आएंगे तब वहां पर थोड़ी बहुत कड़वी चीजें सुनने को मिल सकती हैं। बोट की वेबसाइट करीब 3100 कीवर्ड्स के लिए टॉप 3 रैंक में आती है। इट इज नॉट स्मॉल फीट, लेकिन अपने कीवर्ड्स को बढ़ा सकते हैं। एक चीज जो बोट्स के ट्रैफिक में बहुत अच्छी है वो है इनकी ऑडियंस का एज ग्रुप। जो डेमोग्राफिक है वो बहुत अच्छी है। 18 से 24 ईयर्स वाले एज ग्रुप के लोग जो हैं वो इनके ट्रैफिक का 28% बनाते हैं, और 25 से 34 ईयर्स वाले जो एज ग्रुप के लोग हैं वो 33% ट्रैफिक बनाते हैं। अब ये जो 18 से 24% वाले लोग हैं जो बोट को जानते हैं, मे बी कस्टमर्स भी हैं, वो आगे जब ज्यादा अर्न करेंगे तो बोट के ज्यादा कॉस्ट वाले प्रीमियम प्रोडक्ट्स को भी परचेज कर सकते हैं। यही कंपनी के पास आएंगे वापस। तो कंपनी के पास आगे चलकर प्रीमियम प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने की और सेल करने की कैपेसिटी है। नाउ चलते हैं वेबसाइट पर, जहां पर एक्चुअली में काफी सारे काम किए जाने की जरूरत है। वेबसाइट पर आने के बाद सबसे पहले क्या देखा जाता है? हम एसईओ देखें या फिर सर्च इंजन देखते हैं robots.txt। और बोट्स की robots.txt में बहुत सारे यूजलेस रूल्स हैं जो robots.txt को बड़ा बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक रूल है जो सिर्फ डैश यूआरएल को डिसअलाउ कर रहा है, यानी कि एक डैश से पहले स्लैश बाद में स्लैश। टंग ट्विस्टर लग रहा है। कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिस पर एक डैश के लिए 2 स्लैश वेस्ट किए जा रहे हैं? आई डोंट थिंक इवन बोट की वेबसाइट पर ऐसा कोई यूआरएल होगा। इसी तरह से बहुत सारे डिसअलाउ रूल्स हैं जो इस एस्ट्रिक से शुरू हो रहे हैं। ये यूजलेस है, पॉइंटलेस है। robots.txt के रूल में जब भी आप स्लैश लगाते हो उससे पहले का सब कुछ मैच हो ही जाता है, तो इस एस्ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है, स्टार की कोई जरूरत नहीं है। इट इज पॉइंटलेस। Hrefs बॉट और Hrefs साइट ऑडिट बॉट के लिए सेम रूल्स हैं, लेकिन अलग अलग करके लिखे गए हैं, जो अगेन प्रॉब्लम नहीं कॉज कर रहा है बट पॉइंटलेस है। आप 2 सर्च बॉट्स के लिए रूल्स अगर सेम रख रहे हैं तो दोनों को यूजर एजेंट की तरह आप मेंशन कर सकते हैं, इसके बाद रूल्स लिख दें, दोनों फॉलो कर लेंगे, कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट काफी सारे ऐसे रूल्स हैं जो रिपीटेड हैं, जिन्हें बार बार लिखा जा रहा है, और अगर इन्हें अवॉइड करके लिखा जाए तो robots.txt को सही किया जा सकता है। इनफैक्ट एक फनी सी लाइन भी है। आई थिंक कोई बोट्स की टीम में कोई तो ऐसा है जो गूगल एड्स बॉट से बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, उसके लिए एक स्पेसिफिक लाइन लिख रखी है। वेबसाइट पर टॉप में एक यूनिवर्सल सर्च बार है जो इनके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये मोबाइल पर कुछ इस तरह से आइकन की तरह दिखाई देता है, डेस्कटॉप पर ये पूरा बार बन जाता है। ये 2 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एक तो ये CLS को बढ़ा रहा है। ये छोटा सा आइकन है जो CLS को वेबसाइट के लिए फेल कर रहा है मोबाइल पर, यानी कि यही एक छोटा सा आइकन सबसे बड़ा लेआउट शिफ्ट कर रहा है मोबाइल डिवाइसेस पर। और दूसरा, इस सर्च आइकन को भगवान जाने किसने किस मेंटालिटी के साथ में कोड किया है। इसमें ये प्लेस होल्डर टेक्स्ट रोटेट हो रहा है, राइट, फाइन, बट ये सिर्फ प्लेस होल्डर टेक्स्ट रोटेट नहीं हो रहा है, ये एक पूरा मॉडल है जो रोटेट हो रहा है। लेट मी एक्सप्लेन इट। इस पर क्लिक करने पर ये मोस्ट सर्च्ड एंड बॉट नाम का टेक्स्ट दिखाई देता है। ये 4-5 बार रिपीट होता है हर एक प्लेस होल्डर टेक्स्ट के साथ में, और ये H4 है। सो पेज के कंटेंट लेवल पर इससे पहले कि H1 आए 4-5 H4 आ चुके होते हैं। भाई ये टेक्स्ट अगर बोल्ड बनाना था तो आप भी यूज कर लो, राइट, स्ट्रांग लगा लो एट्रीब्यूट, लेकिन H4 बनाने की क्या जरूरत है? और अच्छा, अगर हम H1 पर आ ही गए हैं तो इसको भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट पेजेस पर 2 H1 है, एक दिखाई देता है और दूसरा यूजर्स के लिए हिडन है, नॉर्मल ह्यूमंस के लिए हिडन है, लेकिन एचटीएमएल में है। क्लासिक केस ऑफ शोइंग डिफरेंट कंटेंट टू बॉट देन यूजर। वेबसाइट ऐसी चीजों के लिए पेनल्टी खाती है। टिपिकल क्लासिकल सेंस में कीवर्ड स्टफिंग है। कैटेगरी पेज, जिसे शॉपिफाई में कलेक्शन पेजेस बोला जाता है, उस पर भी 2 H1 है, एक ऊपर आ जाता है और दूसरा बहुत नीचे है, और ये भी हिडन है। सेम बट मच स्टूपिड मिस्टेक, बट दिस इज नॉट स्टूपिड। होम पेज पर आ जाते हैं। होम पेज पर एक ही H1 है, लेकिन वो कहां है? उस पर हाइड एंड सीक का ओलंपिक्स खेला जा सकता है। इस लोगो के पीछे H1 को छुपाया गया, हिडन है। आई मीन व्हाई? H1 को यहां पर कौन छुपा कर रखता है भाई? वैसे होम पेज पर सिर्फ H1 अकेला हाइड एंड सीक नहीं खेल रहा है, बल्कि H2 भी हिडन है। छुपा के रखो, इसको सर्दी नहीं लगनी चाहिए। वेबसाइट के हर एक पेज पर कैनोनिकल टैग है, बहुत बढ़िया, और हर एक कैनोनिकल टैग गलत है, बहुत घटिया। कैनोनिकल टैग का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्लोज भी किया जाता है। पूरी बोट वेबसाइट पर हर एक कैनोनिकल टैग खुलेला है, बंद ही नहीं हो रहा, कहीं पर भी बंद नहीं हो रहा है। ट्विटर कार्ड में डिस्क्रिप्शन ही नहीं है, और ओजी टैग में जो इमेज वाला यूआरएल होता है उस पे HTTP वर्जन है, इनसिक्योर वाला। वैसे टू बी ऑनेस्ट, ये हो सकता है बोट वाले कहें कि भाई HTTPS वर्जन को भी हम अगली ही लाइन में दे रहे हैं, बट देन HTTP वर्जन को क्यों दे रहे हो? मिक्स कंटेंट एरर नहीं आएगा इससे? रेटोरिकल बोल रहा हूं, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं। आई नो आएगा, ये प्रॉब्लम आएगी, मिक्स कंटेंट एरर जनरेट हो रही है। कुछ एक पेजेस में टाइटल और H1 में प्रोडक्ट को अलग अलग मेंशन किया गया है। टाइटल में अलग प्रोडक्ट है, H1 में अलग प्रोडक्ट है, बट आई एम प्रिटी श्योर ये मिस्टेक है, बिकॉज अधिकतर पेजेस में नहीं है
ऑलमोस्ट बाकी सारे पेजेस सही हैं, कुछ पेजेस में ये मिस्टेक मैंने देखी है। वैसे पूरी वेबसाइट में H1 और टाइटल को ध्यान से बनाया गया है। जिसे ध्यान से नहीं बनाया गया है वो है OG और ट्विटर कार्ड में टाइटल। ये बहुत रैंडमली बने हुए हैं। अगर H1 और टाइटल एकदम सही है तो OG में और ट्विटर कार्ड्स में जो भी डिस्क्रिप्शन जा रहा है, टाइटल जा रहा है, वो पता नहीं कैसा जा रहा है। एक और बड़ा इशू जो बोट की वेबसाइट पर है वो है स्कीमा डेटा से रिलेटेड। इसी बोट को करीब 2% ट्रैफिक मिलता है चैट जीपीटी से, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, और बोट को लगातार चैट जीपीटी या जितने भी एलएलएम बॉट्स हैं उन पर रैंक करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये सारे के सारे एलएलएम बॉट्स पेज के स्कीमा डेटा को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। स्कीमा डेटा इनको पेज को समझने में हेल्प करता है। स्कीमा डेटा का गलत होना बोट के लिए हार्मफुल हो सकता है और ये नुकसान अभी बोट झेल रहा है। होम पेज पर सिर्फ ब्रेड क्रम टाइप का स्कीमा डेटा है, ना ऑर्गेनाइजेशन टाइप का है, ना वेबसाइट का, ना प्रोडक्ट का, ना एफएक्यू का। पर्सन में गुप्ता जी का बायो ही लगा देते, शार्क टैंक वाला, लेकिन कुछ भी नहीं है। होम पेज के बाद देखते हैं कलेक्शन वाले पेजेस, एके कैटेगरी पेजेस, जिस पर ब्रेड क्रम्ब और कैरोसेल टाइप का स्कीमा डेटा लगा हुआ है। यहां पर भी प्रोडक्ट, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन कुछ भी नहीं है। फिर प्रोडक्ट पेज पर आ जाते हैं। इस पर प्रोडक्ट, मर्चेंट लिस्टिंग, रिव्यू स्निपेट टाइप के स्कीमा डेटा है और साथ में ब्रेड क्रम्ब टाइप का स्कीमा डेटा भी है। बाय गॉड पूरी वेबसाइट पर एक भी बार ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन, फाउंडर, लेबर, किसी भी टाइप का स्कीमा डेटा नहीं है। बस ब्रेड पकौड़ा वाला घूम रहा है जहां देखो। इससे होगा क्या? कोई फायदा नहीं है। और इवन दो प्रोडक्ट टाइप का स्कीमा डेटा प्रोडक्ट पेजेस पर है, लेकिन इसमें डिस्क्रिप्शन खाली है। यानी कि प्रोडक्ट पेज पर प्रोडक्ट टाइप के स्कीमा डेटा में प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है ही नहीं। जिसे जो समझना है समझ लो, अपनी मर्जी है, आपकी मर्जी, खुला मैदान पड़ा हुआ है। टेक्निकल्स वेबसाइट के बहुत ज्यादा उखड़े हुए हैं और सिर्फ इनविजिबल फ्रंट पर नहीं उखड़े हुए, बल्कि सामने ह्यूमंस के लिए भी उखड़े हुए हैं। प्रोडक्ट पेजेस पर रीडेबल कंटेंट नहीं है, एटलीस्ट ऊपर नहीं है। सब कुछ इमेजेस में है और जो रीडेबल कंटेंट है वो सबसे नीचे इतने छोटे और हल्के कलर में है कि इसको पीयूष बंसल अपनी वेबसाइट पर आई टेस्ट में यूज कर सकते हैं। बाय गॉड चश्मे की सेल बढ़ जाएगी। ये क्या कलर है? मतलब इतना लाइट किस लिए है? ऑल्सो जब हम फुटर में आ गए हैं तो एक और चीज दिखा देते हैं। ये जो न्यूज लेटर वाला बॉक्स है, इसमें ईमेल वैलिडेट नहीं हो रही है। आप 123@123.123 डालेंगे तो भी सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। और प्लीज, ये सक्सेस मैसेज है, इसे लाल रंग में नहीं लिखते हैं। टेक्निकल एसईओ टीम, यूआई टीम, जागो, कितना सोओगे? वेबसाइट का कूड़ा हो जाएगा। इन सब कमियों का नुकसान ये वेबसाइट ऑलरेडी भुगत रही है। मेरा एस्टिमेट है कि अगर ये सिर्फ अपने टेक्निकल्स को फिक्स कर लें तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आराम से 10% बढ़ जाएगा बिना कुछ एक्स्ट्रा किए हुए। जस्ट आप खुद नोटिस करिए कि वेबसाइट की अपनी क्वेरी के लिए भी गूगल किस तरह के पेजेस को रैंक कर रहा है। अनसब्सक्राइब, वारंटी, पॉलिसी, डिलीट यूजर, इस तरह के पेजेस को रैंक कर रहा है। यहां पर कोई भी कैटेगरी पेज नहीं है, कलेक्शन पेज नहीं है, प्रोडक्ट पेज नहीं है, कुछ भी हिट नहीं आ रहा है। यहां पर फालतू के पेजेस। गूगल की अंडरस्टैंडिंग में प्रोडक्ट पेज या कैटेगरी पेज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाले पेजेस इंपॉर्टेंट है। और ये इशू कहां से आता है? ये ब्रांड की गलती नहीं है, ये पूरी मार्केटिंग टीम की गलती नहीं है, टेक्निकल एसईओ की गलती है। अगर कोई टेक्निकल एसईओ है इस कंपनी में तो। अब इस वेबसाइट के कोर वेब वाइटल्स की बात नहीं करूंगा, ये कोर वेब वाइटल्स को फेल कर रहे हैं और इसमें भी टेक्निकल एसईओ की गलती है। बिकॉज जब वो उसे अपनी डिवाइस पर चेक कर रहे हैं तो ये एग्जैक्टली सही परफॉर्म कर रहा है, सही ऑप्टिमाइजेशन वगैरह जो भी है सही है, लेकिन यूजर्स के लिए सही नहीं है। बिकॉज जो टेस्टिंग हुई है वो हाई एंड डिवाइसेस पर हुई है और जो बोट के अभी कस्टमर्स हैं वो मिडिल टू लोअर मिडिल क्लास इनकम ग्रुप से आते हैं, जहां पर अभी अच्छी डिवाइसेस, अच्छा ब्रॉडबैंड कनेक्शन मोस्ट ऑफ द यूजर्स नहीं यूज कर रहे हैं। इसीलिए सारे के सारे जितने भी ये एलिमेंट्स हैं, चाहे वो एलसीपी हो या वो आईएनपी हो या वो सीएलएस हो, यहां पर फेल हो रहे हैं। तो इनकी टीम को अपनी वेबसाइट को ऑडिट करने की जरूरत है, ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है लोअर एंड डिवाइसेस के लिए और थोड़ा सा कम बैंडविड्थ वाले इंटरनेट कनेक्शंस के लिए। अगर इतना करते हैं तो वेबसाइट ठीक हो जाएगी और ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। सो ये था बोट का अपना खुद का पूरा टेक्निकल एसईओ, ब्रांडिंग या सोशल मीडिया या ऑर्गेनिक सर्च के ट्रैफिक का एक छोटा सा ब्रीफ एनालिसिस। और ज़्यादा नहीं करेंगे वरना बात दूर तक चली जाएगी, विवाद हो जाएगा, इसीलिए यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस पूरे एनालिसिस में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा है और इसके बाद किस वेबसाइट को आप एनालाइज करना चाहते हैं, किस ब्रांड को आप एनालाइज करके देखना चाहते हैं, किस नई इंडस्ट्री में आप देखना चाहते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसे अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम amittiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, YouTube ने बहुत सारे चैनल्स के लिए ऑटोमेटिक इंग्लिश डबिंग को ऑन कर दिया, तो इसीलिए कभी कभार हो सकता है हमारी वीडियोस भी आपको इंग्लिश में दिखाई दें। अगर आप उसे वापस हिंदी में चेंज करना चाहते हैं तो स्टेप्स जो आपको अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं उन्हें फॉलो करें, इस गियर आइकन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको जो ऑडियो है उसकी सेटिंग को चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, वापस आप हिंदी में आ सकते हैं, फिर से वही पुराने घिसे पिटे जोक मेरे सुन सकते हैं।